جی आपके बारे में भी तासुर ये है कि आपको भी शायद उसी तरह की लॉन्चिंग की गई है ताकि लोगों के जो नौजवान तबका है वो जाहिर है कि क्लेम की जाता है कि तरीके इंसाफ से अट्रैक्टेड है उसको डाइवर्ट करने के लिए, जिसकी एक मिसाल आपने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसमें आपने कहा कि गालिब गलौज नहीं करेंगे, आपने चापलूस करार दिया। جی पहला सवाल कि क्या ये भी एक वैसी ही लॉन्चिंग है जैसे माजी में एस्टैब्लिशमेंट की लॉन्चिंग की गई। दूसरा सवाल कि उसके साथ जुड़ा हुआ है कि जाहिर इसके टारगेट आप नौजवान नजर आ रहे हैं, आप नौजवान देना चाहते हैं। सुहेल आफरीदी, मरियम नवाज शरीफ, बिलावल जरदारी, इन सब नौजवानों के होते हुए लोग इकरार उल हसन की इस तहरीक की तरफ क्यों? आपका शुक्रिया। यहीं से आगाज़ कर लेते हैं। मैं ये समझता हूँ कि नौजवान अपनी काबिलियत की बुनियाद पर आगे आने चाहिए। लोगों को, नौजवानों को नामजदगी से आगे नहीं लाना चाहिए। मैं वही आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि हमारे पास ऐसा क्या मैकेनिज़्म है कि जिसके ज़रिए हम गली मोहल्ले के किसी आम आदमी को, किसी मिडिल क्लास नौजवान को जिसमें कायदाना सलाहियत हो, उसको हम आगे लेकर आ सकते हैं। कोई तरीक़ाकार नहीं है सिवाय इन तीन तरीक़ों के। या रिश्तेदार आगे आएगा, या ऐसा आदमी आएगा जो आपके अतराफ़ में रहे, हाथ बांध के जो मेरा लीडर और मेरा कायद करता रहे। चापलूस को गाली देने की बात मैं समझता हूँ कि नाइंसाफ़ी है, वो आपकी एक सिन्फ है, आपका एक वस्फ है जिसको आप बयान कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि सुहेल आफरीदी साहब का एक वस्फ है। सुहेल साहब एक मिडिल क्लास नौजवान की, पढ़े लिखे नौजवान की अच्छी एग्जाम्पल है। लेकिन सर आप देखिए ना, इस सियासी डिक्टेटरशिप वाले निज़ाम ने उस आदमी को तब मौका दिया है कि जब आपको अपनी रिहाई की तहरीक चलाना है, जब आपको अपनी जिद्दोजहद या अपनी लड़ाई में किसी एक की गर्दन फंसानी है, तब आपने एक मिडिल क्लास नौजवान को मौका दिया। अब उस गरीब के पास ना सूबे में डिलीवर करने का मार्जिन है, ना वो लीडर को रिहा करवा सकता है। कभी वो उधर भागता है, कभी वो स्ट्रीट मूवमेंट के लिए बाहर निकलता है। तो आपने एक मिडिल क्लास नौजवान को लाकर एक ऐसी सिचुएशन में फंसा दिया। एक निज़ाम बनाने की ज़रूरत है कि किसी की नामजदगी की बजाय सुहेल आफरीदी साहब जैसे लोग, रिश्तेदारी की बजाय भुट्टो बिलावल साहब जैसे लोग तवातुर के साथ जमहूरियत, मेरिट और शफाफियत के जरिए आ गया है, नामजदगी की बुनियाद पर नहीं, रिश्तेदारी या वफादारी की बुनियाद पर नहीं। उमर एक मिनट, मैं आपके पास आता हूँ। कोई शेख साहब आप पूछ रहे थे कुछ? इस रन को देखने के बाद मुझे कुछ तारीख याद आ गई। यानी 1950 के करीब इसी रन को लेके आप देते ही मिडिल क्लास वाले उठे थे और उनका कुछ इंतजाम हुआ था। पहले तो ये बताइए कि जो एलिमेंट है मजहब का वो जेन जी को इतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करता, वो कितना ही ज्यादा आपकी सियासी पार्टी में बदलिए नहीं होगा। और दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान में आज लेफ्ट की सियासत खत्म हो चुकी है, जितनी भी पार्टी है, या मॉडर्न राइट पार्टी है या राइट पार्टी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम में जमहूरियत का बरकरार रहना है, शेख साहब जिंदाबाद। अच्छा, ये मुझे ना वो आपका ना असल सवाल तो बाद में याद आया गोंदल साहब की इस्टेब्लिशमेंट की लॉन्चिंग, कि हम इस्टेब्लिशमेंट की, देखिए इस्टेब्लिशमेंट ने जब भी लॉन्च किया ना तो बतौर ओहदेदार किसी को लॉन्च किया। कोई भी जब आया तो वो उम्मीदवार था ओहदे का या वज़ीर आज़म का। मैं ये कहता हूँ जो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि इकरारुल हसन को इस्टेब्लिशमेंट ला रही है, वो बड़ी कोई नालायक इस्टेब्लिशमेंट होगी जो एक ऐसे आदमी को ला रही है जो हलफ दे रहा है कि मैं ज़िंदगी में कभी कोई ओहदा या फैसले का कोई इख्तियार अपने पास नहीं रखूंगा। तो सवाल ये है कि मुझे लॉन्च करके, एक ऐसे आदमी को लॉन्च करके जो कोई ओहदा अपने पास नहीं रखना चाहता, जो ये आपको यकीन दिला रहा है कि वो किसी तरह का कोई मनसब या फैसले का इख्तियार अपने पास नहीं रखेगा, तो इस्टेब्लिशमेंट मुझसे लॉन्च करके करवाएगी क्या? ये मेरा सवाल है। तो मैं समझता हूँ कि आज तक जितनी एग्जाम्पल्स थी वो हमसे इसलिए मुमासलत नहीं रखती कि वो लोग पहले दिन से पार्टी चेयरमैन थे और वज़ीर आज़म के ओहदे के उम्मीदवार थे, इमरान खान साहब समेत, भुट्टो साहब समेत। हम एक नई बात कर रहे हैं पाकिस्तान में कि मेरे पास कोई ओहदा नहीं होगा और ओहदे जो है पाकिस्तान के आम लोगों के पास होंगे। उनके सवाल का जवाब दे दें पहले। अच्छा, सॉरी जी, मैंने बहुत, ये परचम ही आपके सवाल का जवाब है कि मैं ये समझता हूँ कि टर्की हमारे लिए एक अच्छा एग्जाम्पल है कि जहाँ आप दुनिया के कदम से कदम मिला के भी चल रहे हैं और अपनी अक़दार, अपनी रिवायात, अपने मज़हब को भी नहीं छोड़ा आपने। तो आपको एक ऐसे मुआशरे की ज़रूरत है कि जहाँ आप दुनिया के साथ भी चलें, जो प्रोग्रेसिव भी हों और साथ ही साथ अपनी रिवायात, अपनी रूट्स, अपनी जड़ों से भी जुड़े हुए हों। अभी आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात की कि इस जमात में कभी भी पैराशूटर्स नहीं आएंगे, जी हाँ, या इस ये जमात रियलिज्म की तरफ जाएगी। उसके दौरान आप एक थिंक टैंक की बात कर रहे हैं, क्या ये थिंक टैंक उन्हीं इलेक्टेबल्स की राहें हमवार करने के लिए नहीं है? दूसरी बात मैं पूछना चाहूंगा कि क्या रजिस्ट्रेशन के अमल के बाद ये जमात बगैर तफरीक के तमाम सियासी पार्टियों के जमहूरी हकूक के लिए बात करेगी, जिसमें सियासी बेगुनाह कैदियों की बात है, इमरान खान साहब की रहाई की बात है, या इसके अलावा जो डेमोक्रेटिक के खिलाफ बातें हो रही हैं, आइन की बेईमानी के खिलाफ बात हो रही है, उस पे बात करें। जज़ाकल्लाह जी, बड़ा सवाल मैं आपके बाद आपसे बात करता हूँ। देखिए, सबसे अहम बात यह है, ये फैसला कि आज से 3-4 साल 2 साल बाद ये जमात बन जाएगी तो वो किसकी रिहाई की बात करेगी और किसकी रिहाई की बात नहीं करेगी, ये फैसला आप नौजवानों का होगा। मैं आज अपना मतमय नज़र, अपना माफ़ी ज़मीर आपके सामने रख देता हूँ। मैं पूरी दयानतदारी से समझता हूँ कि पाकिस्तान में सियासी इंतकाम का, सियासी चपकलिशों का, सियासी कैदियों का
इस सिलसिले का इख्तिताम होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कल बेनज़ीर साहिबा के साथ ये हुआ तब भी गलत हुआ था, नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा के खिलाफ जब ये कुछ हुआ सियासी इंतकाम तब भी गलत हुआ था। आज इमरान खान साहब को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और वो सियासी कैदी हैं, मैं समझता हूँ आज भी ये गलत है। पाकिस्तान में कोई भी जमहूरी जमात तब ही आगे चल सकती है या जमहूरी रवैये तभी पनप सकते हैं जब आप नौजवान इस सियासी इंतकाम के दायरों के सफ़र का खात्मा करेंगे। तो मेरी तजवीज़, मेरी मुशावरत, मेरा मशवरा तो यही होगा कि आपको इस तरफ जाना चाहिए कि पाकिस्तान में सिलसिले को रोकें। और दूसरा, रजिस्ट्रेशन का एक तरीक़ाकार आप सबके तवस्सुत से हम चाहते हैं कि आप सब ये पैगाम ज़रूर पहुँचाएँ कि जो भी इस तहरीक का हिस्सा बनना चाहते हैं वो www.awamraj.pk AWAAMRAAJ.pk पर जाएं, रजिस्टर करें खुद को। इस रजिस्ट्रेशन में आपके तवस्सुत से जितने और मेंबर्स बनेंगे उन मेंबर्स का भी आपको जो है वो एक सिला और वो पॉइंट्स की शक्ल में मिलेगा, जिसके नतीजे में जो तहरीक की जिम्मेदारियां हैं वो भी तफवीज़ की जाएंगी, बजाय इसके कि किसी पसंदीदा शख्स को, ऐसे शख्स को वो जिम्मेदारी दी जाए जिसने अपने इलाके में, अपने शहर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कन्विंस किया हो, अपने वोट की शक्ल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तहरीक में शामिल करवाया हो। इसके बाद में 2011 मुझे याद आ रहा है, मीनार पाकिस्तान पर इमरान खान ने जलसा किया था जहां उन्होंने टेक ऑफ किया था। उससे पहले हमने देखा कि फटी हुई जीन्स वाले लोग पैदल वहां पे पहुंचे थे मीनार पाकिस्तान। जब वहां पे पहुंचे तो स्टेज पर वही जगीरदार, वही पुराने पॉलिटिशियन ने उन्हें घेर रखा था और वो बाद में उसमें बख्शे इक़्तिदार में उन्हें मजे भी दूंगे। क्या आप अगर समझते हैं कि आपने कोई वज़ारत उस्मा में नहीं जाना, कोई सियासत में नहीं जाना, तो फिर आप कोई यूनिवर्सिटी बना लें? अगर आपने वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनना तो जी हम क्यों आपके पीछे आएंगे? नहीं, अब यही मसला है ना, हम समझते हैं कि जब तक एक लीडर नहीं होगा तब तक निज़ाम कैसे चलेगा, तब तक पार्टी कैसे चलेगी, तब तक हम पीछे। सर, आपके इस सवाल की नफ़ी और रद्द है सारी दुनिया की सियासी जमातें। उनमें कोई एक लीडर नहीं है, कोई एक बंदा नहीं है। पिछले 30 साल में आप देखेंगे ना, जब पीटीआई का, नून लीग का और पीपल्स पार्टी का और बाकी जमातों का एक एक बंदा या एक एक फैमिली सरबराह रही, चैट जीपीटी से पूछिए, दुनिया की सियासी जमातों में 30 साल में 12-12, 15-15 लोग, वो जो SHO का कमरा होता है ना, 2002 से 2006 तक ये, 2006 से 2010 तक ये, इस तरह से लोग तब्दील होते हैं। लीडर निज़ाम होता है जो नए लीडर्स को प्रोड्यूस करता है, जो क़यादत की मुंतकली को यकीनी बनाता है, जो नया खून, नए नज़रियात, नई एनर्जी, नई तवानाई पार्टी में आती रहती है। 40 साल पुराने ये जो बूमर्स हैं बदकिस्मती से, इनसे अब जेन ज़ी को, जेन अल्फा को और आप सबको और हम सबको जान छुड़वाना होगी। जब तक ये नए लोग, नए चेहरे आगे नहीं आएंगे। जी मोहसिन भाई का सवाल है। जी मैं मोहसिन, सॉरी, माइक उन्होंने खोला। बड़ा आसान था, मौसम नकवी की तरह आप आराम से मीडिया करते करते सेंटर बनते और सबसे जब ही डालते।